हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स देख रहे थे हम लोग। ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन, टोटल 8 रिएक्शंस देखे थे ऑक्सीडेशन तक। 2 रिएक्शंस और बच गए हैं, रिडक्शन रिएक्शन, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर ग्लूकोज के लिए जो ओपेन चेन स्ट्रक्चर हो सकता है इन सारे रिएक्शंस के आधार पे उसको बनाया जाएगा। तो अभी तक के रिएक्शंस में जो बात सामने आया था वह कि ग्लूकोज में एक अल्डिहाइड ग्रुप है जो कन्फर्म हो चुका था। उसके बाद 5 OH ग्रुप है जिसमें से एक OH प्राइमरी है 1 डिग्री अल्कोहलिक, तो बाकी जो 4 बचे ऑब्वियसली वे 2 डिग्री होंगे। इतना बात पता चला था हम लोग को। एक बचा हुआ था कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, तो उसी अरेंजमेंट को जानने के लिए रिडक्शन। तो 9 नंबर में रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ सोडियम अमलगम या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ध्यान देना है। ग्लूकोज इज दिस वन, दिस इज डी ग्लूकोज। जब इसका रिडक्शन किया गया सोडियम अमलगम के साथ में वाटर प्रेजेंट था, या फिर इसके जगह पर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया गया, या फिर इसके जगह पे कैटालाइटिक रिडक्शन निकेल के साथ हाइड्रोजनेशन, तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन या रिडक्शन करवाया गया इन रिएजेंट्स के साथ तो प्रोडक्ट बन रहा था ऐसा CH2OH, CHOH का होल 4, CH2OH एंड दिस इज डी ग्लूसीटॉल, ऐसी को हम लोग बोलते हैं सॉर्बिटॉल, जो है क्या, तो दिस वन इज हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा। तो जब ग्लूकोज का रिडक्शन हुआ इन रिएजेंट्स के साथ तो डी ग्लूसीटॉल बन रहा था, और इस डी ग्लूसीटॉल का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 4 2 डिग्री के OH ग्रुप होते हैं और 2 1 डिग्री के OH। तो इसमें से ये जो 4 2 डिग्री OH है ये तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इंडिकेशन आया है कहीं ना कहीं। और उसके बाद जो 2 1 डिग्री अल्कोहल है उसमें से एक का कन्फर्मेशन तो हम लोग पिछला रिएक्शन ऑक्सीडेशन में किए थे। तो एक नया चीज़ जो यहाँ सामने आया वह आया कि एक और 1 डिग्री अल्कोहल इसमें है, ग्लूकोज में नहीं, इस ग्लूसीटॉल में। अब तो ग्लूसीटॉल में जो एक एक्स्ट्रा OH आया, हेक्साहाइड्रिक बन रहा है, मतलब 6 OH, तो 5 OH का कन्फर्मेशन तो पहले था ना जो पेंटाएसीटेट बन रहा था। तो अभी 6ठा OH कहाँ से आया, और वो भी जो 6ठा OH ग्रुप आया वो कैसा है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल तभी बनता है जब अल्डिहाइड का रिडक्शन हो। 1 डिग्री अल्कोहल तभी बनता है जब अल्डिहाइड का रिडक्शन हो, खास करके ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का रिडक्शन से भी 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, लेकिन उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट दूसरा होता है, LiLH4 होता है। लेकिन यहाँ जो रिडक्शन है वह NaBH4 वगैरह के साथ है, और ये सभी रिएजेंट जो है केवल और केवल अल्डिहाइड को ही 1 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो यह रिएक्शन भी इस बात की पुष्टि करता है, कन्फर्मेशन देता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स एन अल्डिहाइडिक ग्रुप। क्लियरली हम लोग यहाँ से अब बोल देंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो अल्डिहाइड का ग्रुप है, अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब एक लास्ट रिएक्शन इसमें डी ग्लूकोज के लिए एक अंतिम रिएक्शन, reduction with hydroiodic acid in the presence of red phosphorus. This one is very strong oxidizing agent, पहले ही बता दे रहे हैं, पी ब्लॉक में भी इसको पढ़े होंगे। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट हमेशा अल्केन होता है। इसमें मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, अल्केन होता है।
इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कि चाहे वो अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, एसिड क्लोराइड हो, किसी को भी जो है यह अल्केन में रिड्यूस करने का मादा रखता है, टेंडेंसी रखता है। तो जब ग्लूकोज का रिडक्शन किया गया इसके साथ, दिस इज डी ग्लूकोज का रिडक्शन HI रेड फास्फोरस के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है ऐसा, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा था, प्लस टू आयोडोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यह 2 आयोडोहेक्सेन तो नेग्लिजिबल अमाउंट में था, मेजर प्रोडक्ट यहाँ एन हेक्सेन था। एन हेक्सेन का मतलब क्या हुआ कि इस अल्केन में जो 6 कार्बन हैं हेक्स, वे लीनियर चेन में है, नॉर्मल चेन में है, स्ट्रेट चेन में है, मतलब 6 के 6 कार्बन एक के बाद एक लगातार हैं, कोई कार्बन ब्रांच में नहीं है। तो यह जो रिडक्शन विथ HI है यह इस बात का कन्फर्मेशन देता है, कंप्लीट बता देता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो 6 कार्बन एटम्स हैं उन 6 कार्बन का अरेंजमेंट एक लीनियर चेन में है, लगातार हैं, कोई कार्बन इधर उधर ब्रांच में नहीं है। समझ गए? तो अब पूरी बात हम लोग को पता चल गया। तो इन 10 रिएक्शंस के आधार पर जो बात सामने आए एक बार हम समराइज कर देते हैं। सबसे पहले HCN के साथ पढ़े, फिर हाइड्रोक्सिलेमीन। HCN के साथ साइनोहाइड्रीन बन रहा था और हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ मोनोऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट किए थे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है। फिर हम लोग पढ़े थे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिससे पेंटा एसीटेट बन रहा था और वह इस बात की पुष्टि किया था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 OH है। फिर हमने पढ़ा फिनाइल हाइड्रोजीन, जिससे ओसाजोन का फॉर्मेशन हुआ, जो बतलाया कि कंपाउंड में मतलब ग्लूकोज में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। मैंने कार्बोनिल तो है ही, लेकिन अब अल्फा कार्बन पे OH भी है। फिर फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस किया, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस किया, और ये दोनों रिएक्शन बतलाए कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में या तो अल्डिहाइड है या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। मतलब अल्डिहाइड का इंडिकेशन थोड़ा थोड़ा जो है अब आने लगा। लेकिन जब हम लोग ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ किए तो फिर कंफर्म हो गया यह बात कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक अल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट है। मतलब जो कार्बोनिल पहले से इंडिकेट हो रहा था अब कंफर्म हो गया कि वह क्या है, अल्डिहाइड। फिर जब नाइट्रिक एसिड से रिडक्शन किए तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकोनिक ग्लूकारिक, कंफ्यूज नहीं करना है। ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बनता है, ग्लूकोनिक जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनता है, ग्लूकारिक एसिड जो एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि ग्लूकारिक एसिड बनने के लिए कौन सा रिएजेंट चाहिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के लिए, तो ध्यान रखोगे। उसके बाद फिर रिडक्शन किए हम लोग एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 वगैरह के साथ, तो एक हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल बन रहा था ग्लूसीटॉल, जो भी इस बात को कंफर्म किया कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड है। और जो यह लास्ट रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े, जिस रिएक्शन में ग्लूकोज का रिडक्शन किया गया HI रेड फास्फोरस के साथ, तो नॉर्मल हेक्सेन मिला, 6 कार्बन का एक लीनियर अरेंजमेंट मिला, जो इस बात को कंफर्म कर दिया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो 6 कार्बन हैं वे सभी कार्बन एक के बाद एक लीनियर चेन में हैं, कोई कार्बन ब्रांच में नहीं है। तो अब इन आधार पे, इस बेसिस पे, ये 10 रिएक्शन के आधार पे ग्लूकोज के लिए जो ओपेन चेन स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है वह कुछ इस प्रकार से। ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे आप, C डबल बॉन्ड OH, फिर COH H, CH OH COH H OH H, लास्ट में CH2OH। दिस वन इज D प्लस ग्लूकोज,
इसी का आप हावर्थ रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे, हावर्थ प्रोजेक्शन, तो डबल बॉन्ड OH फिर OH H, सॉरी हावर्थ नहीं, फिशर प्रोजेक्शन। ऐसा। अब यह जो स्ट्रक्चर बनाए टोटल 6 कार्बन लीनियर चेन में है, देख लो। उसके बाद 1 2 3 4 5 OH ग्रुप कन्फर्म, 1 एल्डिहाइड कन्फर्म, 1 1 डिग्री अल्कोहल कन्फर्म, तो बाकी जो 4 बचे 2 डिग्री बचे। एक बात जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है लेकिन रिएक्शन से पता नहीं चला है, वह है इस थर्ड कार्बन का OH। सबका OH राइट है लेकिन थर्ड का लेफ्ट है, तो इसके लिए कोई रिएक्शन है ही नहीं। ये हम लोग जब अल्डोज का देख रहे थे फॉर्मेशन ग्लाइसरॉल डिहाइड से, तो वही अरेंजमेंट में जो है ऐसा अरेंजमेंट आ गया था, हम लोग इस बात को समझ गए थे। या फिर इस स्ट्रक्चर को जानने के लिए OH किधर है, इसके लिए एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी होता है। जैसे हम लोग का शरीर के अंदर कौन सा हड्डी किधर है, डैमेज है क्या है कि नहीं, एक्सरे करवाते हैं हम लोग, तो एक्सरे करने से दिख जाता है ना बॉडी के अंदर का क्या पार्ट्स कहाँ कैसे है। उसी प्रकार से मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को जानने के लिए, उसके एटम के अरेंजमेंट को जानने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी होता है, जिससे दिख जाता है कौन सा एटम कैसे अरेंज है। तो उस स्टडी के आधार पे जो है देखा गया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट है, बाकी सब में राइट है, 1 एल्डिहाइड 5 OH और ऐसे करके सब कुछ है। और यहाँ यह जो बना है दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, सेम चीज़ है, बस इसी को यहाँ वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन से दिखाया गया है, फिशर प्रोजेक्शन ऐसा। और इसमें से ये जो कार्बन है ये कायरल है, 1 2 3 4, एंड दिस इज द ओपेन चेन स्ट्रक्चर, ओपेन चेन स्ट्रक्चर ऑफ T प्लस ग्लूकोज। तो क्वेश्चन यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि D प्लस ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने हैं, तो ये 4 कायरल सेंटर्स। उसके बाद ऐसे भी पूछेगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं, कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखो, फिर सारा बात तो पता चल ही जाना है कि कौन कौन सा ग्रुप है, कैसे प्रेजेंट है, दिख जाएगा सब कुछ। अब यह जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े ग्लूकोज का ओपेन चेन स्ट्रक्चर, इस ओपेन चेन स्ट्रक्चर से कुछ कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं की जा सकी जो किया जा सकता था या किया जाना चाहिए। तो लिमिटेशन ऑफ ओपेन चेन स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज। limitations of open chain structure of T प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए जो ओपेन चेन स्ट्रक्चर बनाया गया, इस स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्लूकोज का जो ग्लूकोज एग्जिबिट करता है, शो करता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को ओपेन चेन स्ट्रक्चर के आधार पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और वे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं भाई? नंबर 1, कि जो ग्लूकोज है इट डज नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट with सोडियम बाइसल्फाइड एंड अमोनिया। अल्डिहाइड में यह रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं कि जब अल्डिहाइड का रिएक्शन आप अमोनिया से करवाओगे तो पहले अल्डिमीन बनता है, ऐसा, इसको ऐसे आप दिखा दो, डबल बॉन्ड NH, अल्डिमीन बनता है।
और फिर इस अल्डिमीन का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बहुत सारे अल्डिमीन आपस में जुड़ जाते हैं। तो यह अल्डिहाइड का रिएक्शन है। और अभी हम लोग देखें ग्लूकोज को ओपन चेन स्ट्रक्चर की अल्डिहाइड उसमें है, रिएक्शन को कन्फर्म भी किए थे रिएक्शन से उसको हम लोग। तो जब ग्लूकोज में अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड का यह जो रिएक्शन है अमोनिया से वह होना चाहिए, ग्लूकोज को यह रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा था। उससे भी इम्पॉर्टेंट यह हुआ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, या अल्डिहाइड या कीटोन दोनों का रिएक्शन है। सोडियम बाइसल्फाइड से जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ऐसा कुछ बनता है, एक एडिशन कंपाउंड बनता है। इसको फिर से हीट करोगे एसिड या बेस के साथ तो ये वापस डिकम्पोज करके ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड देता है। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग देखे थे अल्डिहाइड कीटोन का प्योरीफिकेशन या सेपरेशन के लिए करते हैं नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से। तो यह जो रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, यह भी एक फ्रीक्वेंट रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप का, माने अल्डिहाइड और कीटोन का। तो चूँकि ग्लूकोज में अल्डिहाइड है तो ग्लूकोज को यह रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा था। दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं, ग्लूकोज ना तो अमोनिया से रिएक्शन कर रहा था, ना ही ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कर रहा था। तो अब क्या हुआ? अब बोलोगे अभी तक तो सर कंफर्म किए थे अल्डिहाइड है, अभी रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो अब बोल दोगे अल्डिहाइड नहीं है। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि अल्डिहाइड है लेकिन फ्री नहीं है, वह अल्डिहाइडिक फॉर्म में नहीं है, वह मे बी किसी के साथ जुड़ करके कन्वर्ट हो गया होगा कोई और चीज़ में। जैसे स्कूल या कॉलेज गए, आप क्लासरूम के बगल से गुजर रहे हो, तो यह क्लासरूम है कि नहीं पता करना है, तो पता चल जाता है। बाहर से गुजरोगे तो अंदर के बच्चे हल्ला करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आवाज़ आएगा तो हम लोग समझ जाते हैं कि बच्चे हैं, क्लासरूम है, चल रहा है। लेकिन कभी कदार गुजरो और क्लासरूम से एक आवाज़ नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आप यही थोड़े बोल दोगे कि इस क्लासरूम में कोई बच्चा नहीं है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे बच्चे पढ़ाई में इन्वॉल्व हों, कुछ कर रहे हों, चुपचाप जरा सा भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो सेकेंड वाला केस जो हम बोले कि आप बगल से गुजरे और आवाज़ एक भी जरा सा नहीं आया क्लासरूम से, तो इसका मतलब ये नहीं बोलना है कि उसमें बच्चे नहीं हैं। अरे ऐसा भी हो सकता है कि वे बच्चे किसी काम में लगे हुए हों, इन्वॉल्व हों, ध्यान से पढ़ रहे हों। तो उसी प्रकार से कुछ रिएक्शन हुआ जो बताया कि ग्लूकोज में CHO है, अब कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि CHO नहीं है, तो फिर तो पीछे वाला रिएक्शन सब गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि CHO है, लेकिन हो सकता है कि वह कुछ दूसरा ग्रुप बनाने के चक्कर में इन्वॉल्व हो गया हो, वह फ्री नहीं हो, वह फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कंबाइन नहीं करना, अमोनिया के साथ कंबाइन नहीं करना, बता रहा है कि ग्लूकोज में जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है वह ग्रुप फ्री नहीं है। उसके बाद इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ स्चिप्स रिएजेंट। स्चिप्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है यह ग्लूकोज। अभी स्चिप्स रिएजेंट है क्या? स्चिप्स रिएजेंट होता क्या है भाई? तो ध्यान देना है, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है स्चिप्स रिएजेंट, SO3H। यहाँ भी एक फिनाइल रिंग,
दिस इज अस्चिप्स रिएजेंट। काम क्या है? तो दिस वन इज अ वेरी हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, सल्फर पे लोन पेयर है, उसके चलते आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा बड़ा ग्रुप है, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, हिंडर न्यूक्लियोफाइल। तो या जिस इलेक्ट्रोफाइल से भी कंबाइन करेगा ऑब्वियसली वह बहुत छोटा होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए। तो इसका कम्बिनेशन बेसिकली अल्डिहाइड के साथ होता है। अल्डिहाइड एक अनहिंडर्ड इलेक्ट्रोफाइल है कीटोन के तुलना में। तो यहाँ से यहाँ बाहर निकलेगा और ये जाकर के अटैक करता है कार्बन पे। इसको ऐसे दिखाओ पीछे से ही, ऐसा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ऐसे ऐसे टोटल 3 मॉलिक्यूल होते हैं अल्डिहाइड के। तो जब यह अस्चिप्स रिएजेंट अल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन है सिंपल सा, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। क्योंकि अल्डिहाइड के 3 मोल्स इन्वॉल्व्ड हैं रिएक्शन में, तो जो तीनों सल्फोनिक एसिड वाले ग्रुप हैं या सल्फोनाइल ग्रुप जो प्रेजेंट हैं, तीनों के साथ अटैक होगा साइमल्टेनियस। ऐसा NH+, दिस इज अस्चिप्स एडक्ट, मैंने अस्चिप्स रिएजेंट जो रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट बनाया, यह मैजेंटा कलर का होता है। मैजेंटा कलर हम लोग बोलते हैं पर्पलिश रेड कलर को। अच्छा, तो अस्चिप्स रिएजेंट जो कि एक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है, जब आप अल्डिहाइड को उसमें मिलाओगे तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होकर के एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो हाईली कंजुगेटेड है। और उसमें से यह जो ग्रुप है, दिस वन इज क्रोमोफोरिक ग्रुप, क्रोमोफोरिक ग्रुप। और इसी ग्रुप के चलते जो है इसमें बेसिकली कलर आता है पर्पलिश रेड, जिसको मैजेंटा कलर हम लोग बोलते हैं। तो जब अस्चिप्स रिएजेंट मिलाओगे तो मिलाते समय वह कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं। लेकिन जब इसको मिलाओगे और रिएक्शन यदि हुआ तो रिएक्शन होता है अल्डिहाइड के साथ ही कीटोन के साथ बेसिकली यह रिएक्शन होता नहीं, क्योंकि कीटोन एक हिंडर्ड इलेक्ट्रोफाइल है इसकी तुलना में। तो जब रिएक्शन होगा तो यह जो कलरलेस रिएजेंट है वो चेंज कर जाएगा पर्पलिश रेड में, मैजेंटा कलर हो जाएगा। तो एक कलर के आधार पे हम लोग बता देंगे कि वह कंपाउंड अल्डिहाइड है। तो यह अल्डिहाइड का रिएक्शन है। अब अभी हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में देखें कि उसमें अल्डिहाइड है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज को भी यह रिएक्शन करना चाहिए। मतलब ग्लूकोज में जब अस्चिप्स रिएजेंट मिलाओगे तो ऐसा मैजेंटा कलर आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। इसका मतलब कि ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड है वह फ्री नहीं है। अल्डिहाइड नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि अल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं है। तो यहाँ से इस बात की पुष्टि होती है। उसके बाद बोला है कि डी ग्लूकोज को जब रिएक्शन करवाया जाता है एसिडिक एनहाइड्राइड से, तो हम लोग क्या देखें कि पेंटा एसीटेट बनता है। लेकिन वह जो पेंटा एसीटेट बनता है वह 2 प्रकार का बनता है। जैसे D+ ग्लूकोज हम लोग देखे ना, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाएंगे, एक्सेस। तो एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाने से
दो प्रकार का पेंटा एसीटेट मिलता है, दो अलग अलग प्रकार का। और ये दो अलग अलग प्रकार का पेंटा एसीटेट मिलता है, ये दोनों में से कोई भी डू नॉट गिव द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड। तो यहाँ से क्या लिमिटेशन हो गया, इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे क्या बात क्लियर होता है, क्या पता चलता है इससे हम लोग को? तो इससे पता चलता है सबसे पहला कि दो प्रकार का एसीटेट बना क्यों। जब ग्लूकोज, अभी तक देख रहे हैं हम लोग कि डी ग्लूकोज एक सिंगल कन्फॉर्मेशन है, तो एक सिंगल एसीटेट बनना चाहिए, तो दो प्रकार का एसीटेट बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज दो टाइप के होते हैं, डी ग्लूकोज ही दो टाइप के होते हैं। डी और एल तो नहीं देखना, एल का तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। डी ग्लूकोज से ही जब रिएक्शन करवाया गया एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो उसी में दो प्रकार के पेंटा एसीटेट बन रहे थे। इसका मतलब हुआ कि डी ग्लूकोज ही कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। उसके बाद एसीटेट फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखे थे कि एसीटेट में जो ग्रुप इन्वॉल्व होता है वह अल्कोहलिक ग्रुप रहता है। तो ठीक है, ग्लूकोज में 5 OH था, तो पांचों OH एसिटिक एनहाइड्राइड से कंबाइन कर गया, तो पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। अल्डिहाइड तो एसीटेट फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, अल्डिहाइड ग्रुप एसीटेट फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाए और पेंटा एसीटेट बना, तो पेंटा एसीटेट बनने में जो ग्लूकोज में जो 5 OH थे वो पांचों इन्वॉल्व हो गए, तो अल्डिहाइड ग्रुप ऑब्वियसली फ्री रह गया। और जब अल्डिहाइड ग्रुप फ्री रह गया तो फिर अल्डिहाइड का जो रिएक्शन है, फिर से वही टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर, ये सभी जो रिएक्शन है उन रिएक्शंस को करना चाहिए इस पेंटा एसीटेट को। लेकिन बोल रहा है कि दोनों में से कोई भी पेंटा एसीटेट अल्डिहाइड के रिएक्शन को अब परफॉर्म नहीं कर रहे थे। पेंटा एसीटेट बनने के पहले ग्लूकोज अल्डिहाइड का रिएक्शन दे रहा था, लेकिन जब पेंटा एसीटेट बना तो उसमें ग्लूकोज का OH ग्रुप चलो इन्वॉल्व हो गया, CHO तो फ्री रहा ना, क्योंकि एसीटेट बनने में CHO का कोई रोल होता नहीं है। तो इस पेंटा एसीटेट को भी CHO का रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन ऐसा रिएक्शन हो ही नहीं रहा था। तो जब ऐसा रिएक्शन नहीं हो रहा था तो फिर अब क्या बात सामने आया इससे? तो इससे फिर से वही बात सामने आया कि ग्लूकोज में CHO है, लेकिन वह CHO ग्रुप फ्री नहीं है। तो इस सारे बातों से यही चीज़ पता चल रहा है हम लोग को कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप फ्री नहीं है। अभी तक का जो 3 लिमिटेशन देखे कि सोडियम बाइसल्फाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अस्चिप्स टेस्ट नहीं देता है, उसके बाद पेंटा एसीटेट 2 प्रकार का बनता है, दोनों में से कोई भी अल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं देता है। ऐसा उसके बाद ध्यान देना है कि एक रिएक्शन हम लोग पढ़े थे अल्कोहल के साथ अल्डिहाइड कीटोन का, कि यदि ऐसा कोई अल्डिहाइड है तो इसका रिएक्शन आप अल्कोहल से करवाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन था, ट्राई HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होता था और पहले हेमी एसीटल बनता था, OH यहाँ OR-, हेमी एसीटल। उसके बाद फिर से अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो करके एसीटल बनता था, एसीटल। इस प्रकार से मतलब अल्डिहाइड अल्कोहल का 2 मोल से कंबाइन करके एसीटल का फॉर्मेशन करता था। लेकिन जब ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया गया मिथेनॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो यह मिथेनॉल का 1 ही मोल से कंबाइन किया, 2 मोल से कंबाइन नहीं किया। अरे अल्डिहाइड जो अल्कोहल से कंबाइन करता है तो क्या बोले कि अल्कोहल का 1 मोल से कंबाइन करेगा 1 मॉलिक्यूल से, तो पहले हेमी एसीटल बनता है,
फिर यह हेमी एसिटल अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल से कंबाइन करके कंप्लीट एसिटल बनाता है। तो चूंकि ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड है तो ग्लूकोज को भी मिथेनॉल का 2 मोल से कंबाइन करके एसिटल बनाना चाहिए, लेकिन ग्लूकोज मिथेनॉल का 1 ही मोल से कंबाइन कर रहा था। अच्छा चलो, 1 ही मोल से कंबाइन कर रहा था तो इसका मतलब हुआ कि एल्डिहाइड अभी भी उसमें कुछ ना कुछ फ्री होगा। तो जब कुछ ना कुछ एल्डिहाइड फ्री होगा तो फिर मिथेनॉल के साथ कंबाइन करके या जो बना रहा था एसिटल या हेमी एसिटल जो भी, उसको फिर टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग के साथ रिएक्शन करना चाहिए क्योंकि एल्डिहाइड फ्री है। लेकिन नहीं, ग्लूकोज से जब मिथेनॉल रिएक्शन किया तो यहाँ से 2 आइसोमेरिक ग्लाइकोसाइड बने, और ये जो 2 आइसोमेरिक ग्लाइकोसाइड बने, दोनों में से कोई भी ना तो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा था, ना फेलिंग से कर रहा था, किसी से नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें एल्डिहाइड फ्री नहीं है। अब एल्डिहाइड फ्री भी नहीं है और मिथेनॉल का 1 ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, तो इससे क्या कंक्लूजन आता है? मिथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता तब ना एसिटल बनता जी। 1 ही मोल से कंबाइन किया और यदि वह हेमी एसिटल तक रुक गया तो हेमी एसिटल जो है फिर से रिड्यूस कर सकता है टॉलेंस रिएजेंट को, लेकिन एल्डिहाइड नहीं कर रहा था, मतलब ग्लूकोज जो है नहीं कर रहा था ऐसा। इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज पहले से हेमी एसिटल के फॉर्म में है, इसीलिए इसको एसिटल में बदलने के लिए मात्र 1 ही मोल अल्कोहल और चाहिए, और जब 1 मोल अल्कोहल से और कंबाइन कर गया तो कंप्लीट एसिटल बनाया। और अब चूंकि इसमें कहीं कोई एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए यह फर्दर टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यह जो था रिएक्शन कि ग्लूकोज का मिथेनॉल के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करना और 2 अलग अलग ग्लाइकोसाइड बनाना जो कोई भी एल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं दे रहा था, इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज पहले से एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हेमी एसिटल। यदि ऐसा ओपन चेन ग्लूकोज फॉर्म में रहता, मैंने एल्डिहाइड फॉर्म में, तो 2 बार अल्कोहल से रिएक्शन करता और एसिटल बनाता, लेकिन 1 ही बार कर रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी हेमी एसिटल है। या ऑलरेडी ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा करके 1 बार रिएक्शन करके हेमी एसिटल बनाता तो यह हेमी एसिटल टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। इसका मतलब ग्लूकोज पहले से हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हेमी एसिटल फॉर्म में ही रहता है। तो यह लिमिटेशन जो है इस बात को कंफर्म करता है, बताता है कि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं है और ग्लूकोज पहले से हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे? फिर आगे और भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।